अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 में आमने सामने हैं और दूसरी जानिब IPL भी जारी है। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ थोड़े से स्टैट्स शेयर किए जाएँ, क्योंकि एक तरफ जो है वो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें काफ़ी कमज़ोरियाँ भी पाई जाती हैं, बाज़ औक़ात बीमार हो जाते हैं, तो हमारे कुछ प्लेयर्स बाहर भी हैं। अब देखना ये है कि जो प्लेयर्स खेल रहे हैं क्या वो मुकम्मल तौर पर खेल पाएंगे या नहीं, तो स्टार्ट्स के मुताबिक डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बताती चलूँ अब्बास आफरीदी के बारे में कि अब्बास आफरीदी ने T20 न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जब भी मैचेस हुए 4 हुए हैं उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला है, तमाम 4 मैचेस खेले हैं। इसके अलावा अब्बास ने 7 विकेट्स ओवरऑल ली हैं, 2 विकेट्स उन्होंने यानी कि 2 विकेट्स ली और 2 कैचेस भी लिए हैं। इसी के साथ साथ अगर उस्मान खान की बात की जाए तो उस्मान खान ने तकरीबन 12 रन्स किए हैं 3 इनिंग्स में 6 की एवरेज से। उस्मान खान जो है वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर PSL 2024 में भी रहे हैं, आप सब जानते हैं इस हवाले से। उसके बाद नाज़रीन बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। तो मोहम्मद आमिर ने लास्ट जो सीरीज़ जो उन्होंने खेली है यानी 2018 में, उसमें उन्होंने 3 विकेट्स ली हैं। 3 विकेट्स लेने के साथ साथ वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं जितना उन्होंने खेला उसके अंदर, और अब इस बार सरप्राइजिंगली वो शामिल हैं और देखना यह है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इसी के साथ अगर IPL की बात की जाए तो IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 मैचेस गुजरात टाइटंस के साथ जीते हैं और सेम गुजरात टाइटंस ने 2 ही मैचेस दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जीते हैं। उसके साथ शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। इसी के साथ साथ शुभमन गिल ने 112 रन यानी कि सबसे ज़्यादा और तकरीबन 112 तक रन उन्होंने किए हैं। मोहम्मद शामी की बात की जाए तो इन्होंने तकरीबन 9 विकेट्स जो हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट ली हैं। अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से परफॉर्मेंस जाती रहती है। अगर हम अपने यानी कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करें तो ICC की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मतलब थोड़ी सी वो कहते हैं ना बैटिंग में कमी बेशी को देखते हुए बाबर आजम जो हैं वो T20 फॉर्मेट में 4थी पोजीशन से नीचे आ चुके हैं और 5वें नंबर पर आ चुके हैं। इनके 753 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि मार्करम ने 4थी पोजीशन हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ICC की रैंकिंग में बाबर आजम को धचका लगने के साथ साथ शाहीन की 3 दर्जे तरक्की भी हुई है। ICC वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम का पहला नंबर है, लेकिन T20 में कहीं ना कहीं कमी बेशी का शिकार हैं। और आगे जो एक हैरान कुन बात यह है कि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप है, तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल जारी है। इसी के साथ साथ भारत के शुभमन गिल जो हैं वो भी दूसरे नंबर पर हैं। तो नाज़रीन, आपके सामने सारी रैंकिंग्स मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे। आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है, तो देखना यह है कि हमारे प्लेयर्स क्या उसके लिए तैयार हैं या नहीं। तो बढ़ते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट की तरफ। माशाल्लाह से आज मेरा पैनल जो है वो रंगारंग है। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती हूँ आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मीरब आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन फॉर्मर क्रिकेटर बेहतरीन परफॉर्मर आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरब कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। तीसरी जानिब नाज़रीन आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से, शाहीन आफरीदी या शाहिद आफरीदी जिसकी बात की जाए, आफरीदी लाला फैमिली की बड़े सारे जो है ना वो फ़ैन हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने शाहिद खान आफरीदी के मुतालिक एक किताब लिखी और उस वक्त लिखी जब उनके कैरियर का बिल्कुल आगाज़ था। और एक कह लें कि आप पहली किताब लिखना और फिर उन तक पहुंचना ये हर किसी के बस में नहीं होता था उस वक्त। आज का दौर तो ये है कि बस सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी, रिप्लाई आ गया, सब कुछ हो गया। ये तब की बात है जब किताब लिखना एक बहुत मुश्किल और ऑथेंटिसिटी का नाम था। तो आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कैसर सगीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जब मैंने सुना कि आपने जिस तरह से किताब लिखी, आपकी मुलाकातें उनसे जारी हुई, उस वक्त में जब तक कि कैरियर का आगाज़ होता है, एक नई नई फेम मिली होती है, तो वो कहते हैं ना कि प्लेयर्स भी थोड़ा सा ज़रा कतरा रहे होते हैं सबसे मुलाकात करने में, लेकिन आपने बताया कि आपकी उनसे माशाल्लाह खासी मुलाकातें ऑलरेडी जारी थी और उन्होंने अपनी दोस्ती का एक मान रखते हुए आपसे इंटरव्यू किया, मुलाकातें की, आपने अपनी किताब मुकम्मल की। तो सवाल ये उठता है कि क्या शाहिद आफरीदी आज भी वही हैं जो उस वक्त थे? शाहिद अफरीदी बहुत आगे जा चुके हैं, यकीनी बात है कि माशाल्लाह एक लेजेंड बन चुके हैं और जो कुछ भी उन्होंने परफॉर्म किया उससे हटकर जो उन्होंने सोशल वर्क शुरू किया है, हाँ। उस हवाले से माशाल्लाह वो एक अपने ख़ास मुकाम पर हैं। हाँ।
लेकिन मैं समझता हूँ कि जब 96 में उन्होंने 23 सेंचुरी बनाई थी, 37 बॉल्स पे आई थी, उसके बाद से ही उनका रूल शुरू हो गया था। और मुझे याद है कि 2 क्रिकेटर थे जिनको लोग मिलना चाहते थे, जिनसे कह लें कि इंटरव्यू करना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इतना आसान नहीं था उनके लिए। हाँ। उनमें एक शाहिद आफरीदी थे और दूसरे शोएब अख्तर थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे मतलब ये भी एजाज़त से लगा कि मैंने इन दोनों का कंबाइंड इंटरव्यू भी किया है। क्या बात है, जो हमारा एक फीचर कहलाता था, जिसमें हम 2 प्लेयर्स को आमने सामने बिठाते थे, फिर उनसे क्वेश्चंस होते थे। तो बहुत अच्छा मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा। लेकिन आप इस लिहाज से अगर बात करें कि अफरीदी में कोई चेंज आया, हाँ। तो यकीनी बात है बहुत बड़ा चेंज आया। यानी आज अगर आप किताब लिखना चाहें दोबारा से उनके ऊपर, तो वो थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। यकीनी बात है अब उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अब वो सोशल वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके टूर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। इस लिहाज से मुश्किल होगी। अब ये कहें कि उनको एक्सेस करना कितना मुश्किल है, तो यकीनी बात है वो भी मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त उनका सिर्फ फोकस क्रिकेट था। वो क्रिकेट खेलते थे, टीम आती थी लाहौर, पल कॉन्टिनेंटल में स्टे करते थे, उससे पहले सनफोर्ड लिबर्टी में टीम स्टे करती थी। तो वहाँ उनके पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी, यानी कि क्रिकेट खेलना, प्रैक्टिस के लिए जाना। तो उस वक्त मेरा ख्याल टाइम था अफरीदी के पास आज की निस्बत ज़्यादा। लेकिन ये था कि उस वक्त भी बहुत कम लोग थे जो अफरीदी को इंटरव्यू कर पाते थे। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चंद बड़े अखबारात भी मुश्किल से ही उनको एक्सेस कर पाते थे, क्योंकि अफरीदी ऐसा नहीं था कि जो हर एक से मिलना चाहता हो या इंटरव्यू देना चाहता हो। तो उनके साथ साथ दूसरे क्रिकेटर हैं, उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा। और हमारे पैनल में हाफिज़ इमरान साहब है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन चीज़ों को। नहीं, एक तो है ये कैसर साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ। ये मेरे अव्वलीन उस्ताद हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। और आज अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो इब्तदाई तौर पर सबसे पहले अगर जिन्होंने मुझे मौका दिया था तो वो कैसर साहब थे। बहुत कम वक्त गुजरा, फिर ये कनाडा चले गए और अभी इन्होंने शाहिद की आफरीदी साहब की बात की है। एक अब्दुल रज़ाक का भी इंटरव्यू हुआ था किसी अदाकारा के साथ, आपने वो भी वो ज़रा कहानी सुनाए ना कैसे। खतरनाक इंटरव्यूज करते रहे। असल में देखें ना, ये सब चीज़ें करने और ये जो साहब बैठे हुए हैं दरमियान में मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मंगनी या शादी भी कवर की हुई है उन्होंने। अरे क्या बात है भाई, उसकी तस्वीरें तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर शेयर की जाए। ज़रूर, बिल्कुल। तो इसमें आपसे ने बात की, मेरा ख्याल मैं पहले स्टार्ट थोड़ा सा इनसे लूँ। माशाल्लाह आज इनको इस लेवल पे देख के, इस मुकाम पे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 22 साल हो गए, मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, कनाडा में रहता हूँ, और बहुत पुरानी यादें हाफिज़ साहब के साथ हैं। लेकिन मुझे इनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, कि ये उस चीज़ को याद रखते हैं। किया तो आपने बहुत से लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को याद रखते हैं, और उन्हीं को अल्लाह ताला बहुत अच्छा मुकाम देता है, तरक्की भी देता है। वो बल्कि यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा कह लें लाइट से अंदाज में एक चीज़ शेयर करता हूँ। तो वो एक ये कह लें तालीमी सेशन ख़त्म हुआ, तो टीचर ने तमाम स्टूडेंट से मतलब वो बातचीत कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि सर बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो टीचर ने कहा कि यार आप सिर्फ इतना करना, किसी को ये ना बताना कि मैं आपका टीचर था। तो मतलब ये कि वो टीचर स्टूडेंट्स बहुत उनको तंग करते थे, या उसमें तो टीचर ने कहा किसी को ये ना बताना। लेकिन मैं आप सब के मुतालिक मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये बताएं कि मैंने मेरा कुछ ताल्लुक रहा उसमें। तो ये इनकी ग्रेटनेस है। एक तो पहली ये बात है, और दूसरी बात ये है कि देखें जो क्रिकेटर है ना हमारे, जितने भी शाहिद अफरीदी हैं, जो भी हैं, इन्होंने अब्दुल रज़ाक की बात की, बल्कि वो आजकल तो सिलेक्शन कमेटी में भी है मेरा अब्दुल रज़ाक। बिल्कुल, और आपकी दुआओं से जी मैंने अपने चैनल के लिए उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, मतलब उनसे रब्ता रहता है अब्दुल रज़ाक से, यूसुफ से भी, सब लोगों से माशाल्लाह। तो उसमें ये था कि हमारा फैमिली मैगज़ीन था, उसमें हम लोग सेंटर पेज पे एक्सक्लूसिव जो कवरेज होती थी ना वो करते थे। और टाइटल तो बहुत ही एक्सक्लूसिव होता था किसी का ना, क्रिकेटर्स को बाज़ का जब हम इनके कंबाइन इंटरव्यूज़ करते थे ना, जैसे शोएब का, शाहिद का, अज़हर का, यूसुफ का इंटरव्यू मैंने कंबाइन किया, तो उसमें भी वो एक इनसेट लगता था, यानी मेन तो मॉडल होती थी और उसके साथ इनसेट होता था क्रिकेटर्स का भी। लेकिन ये था, ये एक वो टाइटल था जिसमें अब्दुल रज़ाक का फुल टाइटल लगा था। और उसके बाद वो ये कि मैंने 2 अदाकाराएँ थी, एक थी खुशबू, मेरा ख्याल अभी भी आजकल वो यहाँ स्टेज वगैरह करती हैं, और एक और थी सोफिया। तो मैंने इनसे बात की कि आपको इनके साथ बिठाना है। क्रिकेटर्स के साथ तो आप बैठते हैं तो थोड़ा सा ये मतलब हो कि इनके साथ बैठ के गपशप हो। फिर उन्होंने आपस में जो गपशप की, मैं जैसे एक रिपोर्टर के तौर पे उसको कवर करता रहा। फिर मैंने उसको लिखा,
उनकी एक्सक्लूसिव सेशन हुए, तस्वीरें बनी उनकी सारी। तो जब वो टाइटल छपा, यकीनी बात है पीसीबी एकदम से कि ये क्या हुआ ना, क्योंकि वो तो नहीं चाहते क्रिकेटर किसी और तरफ लग जाए। लेकिन आपने जब के कोई लगे कमी होते नहीं हैं छोड़ी। लगे होते हैं। तो कहते हैं ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। तो लेकिन उसने, अब्दुल रज़ाक ने बहुत इन्जॉय किया। और अब्दुल रज़ाक का मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका एक स्टेज वालों के साथ एक ख़ास ताल्लुक है। वो बहुत उनके, उसकी क्या वजह है? अब हर एक अपना एंजॉय करते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखें ये उसके बारे में इनसे पूछें जरा, ये गैंग है पूरा, अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, अलीम डार, मैं कप्तान जी, दसो। Actually, जो हमारे कप्तान जी थे ना अजहर जैदी साहब, वो इनकम टैक्स में थे, जी तो उनको पास जो इनके जो शोबा था वो इन्हीं फनकारों के साथ ही था। सही। इनके प्रोग्राम वगैरह जाके देखते थे, तो वहाँ पे जो टैक्स जो मामला था वही देखते थे। तो फिर यही होता था कि कप्तान जी, मैं, रज़ाक, इमरान नज़ीर, लीम भाई वगैरह जो सारे थे, वो जाके फ्रंट अगली सीट पे होती थी हमारी। वहीं पहले बैक स्टेज पे मिलते थे, बाद में मिलते थे। काफ़ी कैसर साहब के पास बड़ी बातें, मगर यहीं पे क्लोज करते आगे चलते। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब को क्या फिर कोई मसला तो नहीं पेश आया आईसीसी की तरफ से? मेरा ख्याल है PCB की तरफ वार्निंग मिली थी कि आइंदा एहतियात करें, से? आइंदा से इंटरव्यू क्योंकि वो कहते हैं क्रिकेट में फोकस करें। क्रिकेट पे फोकस करें। क्रिकेट में फोकस करें। अच्छा, शोएब मलिक के मुतालिक भी आपने कहा कि वो काफ़ी तन्हाई पसंद है, नहीं, लेकिन शोएब वो मुझे अख्तर। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर के बारे में आपने कहा कि वो तन्हाई पसंद है, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं देखिए, मैं जब ऑन ईयर कोई बात कर रहा हूँ ना, तो वो आसान नहीं है। आप ऐसी बिल्कुल बात नहीं ऐसे कर सकते जो हकीकत ना। और मेरा आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि यहाँ भी था तो हमेशा ट्रू जर्नलिज्म की, और वहाँ भी हूँ तो ऐसे ही काम किया है। वो तो माशाल्लाह नजर ही आ रहा है कि ट्रू जर्नलिज्म तो है। उसमें क्या होता है कि अब शोएब अख्तर का मैं भी आमिर से शेयर कर रहा था बाहर, एक बहुत से वाक़यात हैं असल में शोएब के साथ, जो कहते हैं ना कि एक उनके कमरे में बहुत वक्त गुजरा है। माशाल्लाह। शोएब का ये होता था कि हम लोग जब कज़ाब स्टेडियम में मैं कवरेज के लिए जाता था, ये प्रैक्टिस के लिए जाते थे, तो बाज़ का शोएब कहता था कैसे सब इकट्ठे चलें, साथ चले मेरे ना। हम लोग जो इनके प्लेयर्स की बस होती थी उसमें बैठकर बाज़ का ये ड्राइव कर रहा था, हम आ जाते थे पल कॉन्टिनेंटल में। तो इसमें शोएब का हमेशा से ये रहा है कि मैं समझता हूँ जो फास्टेस्ट बॉलर है ना, उनमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आम बंदे में नहीं होती, यानी कि आम प्लेयर्स में नहीं होती। एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वसीम अकरम को ले लें, अगर एग्रेशन नहीं है तो वो अच्छे बॉल नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। और एग्रेशन इनको मिलता है तन्हाई से, क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हैं ना, इससे हमारे मैंने चूँकि मास कम्युनिकेशन मास्टर किया तो उसमें इंट्रापर्सनल एक कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल जब आप अपने आप से बात करते हैं, तो तन्हाई में अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है। ये शोएब अख्तर हैं उस टाइप के ना। एक जिम का इनको बहुत शौक था कि बहुत मुश्किल से ये जिम को स्किप करते थे, यानी कि बहुत फिटनेस का था शौक ना। और शोएब में जो तीसरी चीज़ थी ना, वो था कि यानी कि अगर ये मेरा दोस्त है तो मेरा है। अच्छा, पोजेसिवनेस पे बहुत पोजेसिव, हाँ। और मेरा चूँकि स्पोर्ट्स, मतलब मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर था तो मेरा सबसे मिलना होता था। हाँ। लेकिन वो ये होता है कि जो प्लेयर्स आपसे ज़्यादा मिलते हैं वो समझते हैं कि ये मेरे साथ ज़्यादा ताल्लुक है। जैसे शाहिद अफरीदी हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती थी हमारी पल कॉन्टिनेंटल में, सनफोर्ड लिबर्टी में भी बहुत मुलाकातें होती थी। तो शोएब अख्तर का ये था कि वो नहीं चाहता था कि मतलब एक जो बंदा वो हर एक से ताल्लुक हो, और हमारा रिपोर्टिंग में ज़रूरी है कि हमने हर एक से मिलना होता है। तो उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ था कि एक मरतबा शोएब अख्तर मुझे कज़ाब स्टेडियम से साथ लेकर आए। हम लोग कमरे की तरफ जा रहे थे, पल कॉन्टिनेंट की जो लिफ्ट है उसमें से हम निकले, और आगे से अजहर महमूद आ रहे थे, जिस वक्त हमारे बॉलिंग कोच भी हैं मेरे ख्याल हाँ जी, हाँ जी, अब तो हेड कोच हैं जी इस हेड वक्त, कोच हैं, आरजी तौर पर। तो इनके पास पजेरो होती थी एक दोनों। इनका भी बल्कि याद करिए, मैं आपको बताऊंगा छोटा सा वाक़या ना अजहर महमूद का। तो उसमें अजहर उधर से आ रहे थे और मैं, अच्छा थोड़ा सा इनसे मेरा जो इन दो प्लेयर से ज़्यादा ताल्लुक हुआ ना, मेरी वालदा का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो ये दोनों भी पिंडी से हैं। ठीक है। तो वो जो ज़ुबान वहाँ बोलते हैं वो मैं भी थोड़ी बहुत बोल लेता था। तो उसमें एक था कि वो एक आप ज़्यादा कुर्बत हो जाती है किसी प्लेयर के साथ ना। तो मैं शोएब के साथ आया था, शोएब का था कि कैसे ने मेरे साथ वक्त गुजारना, यानी हमारा गपशप करेंगे बैठ कर, और ऐसी ऐसी शोएब बातें बताता था जो शायद किसी बहुत कम लोगों की नॉलेज में होंगी। अच्छा। इसके जो गर्लफ्रेंड्स थी या जो भी थी, मतलब वो भी बातें हमारी होती थी। तो उसमें वो खैर मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कर चुके हैं। मेरा हम भी आए हुए हैं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि भाई आए हुए। तो उसमें अजहर आए वहाँ से सामने से। अब अजहर का था जी, वो कैसर साहब किधर हैं, बड़े अरसे बाद नजर आए ना। अजहर ने मेरी बात नहीं सुनी कि मैं किधर जा रहा हूँ, किस लिए यहाँ पर आया हूँ। अजहर ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले गए ना।
और मैं उनसे कह रहा हूँ कि यार वो मैंने शोएब से मिलना है, बात करनी है ना। अजहर ने नहीं सुना। तो उसके बाद मुझे अजहर ने जो भी बात करनी थी उनके कमरे में वो बैठे बात करते रहे। तो जब मैं वहाँ से वापस आया ना हाँ। और मैं शोएब के कमरे की तरफ गया तो कमरा लॉक था। तो मैंने सोचा कि शायद शोएब कहीं गए होंगे, सही इंतज़ार नहीं किया। लेकिन उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शोएब के रवैये में फ़र्क आ गया। अच्छा। यानी कि वो इतनी सी बात है ना कि भी मेरे साथ आए हैं और मुझे छोड़कर आप किसी और के साथ चले गए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अजहर की जो ग्रिप है वो तो दुनिया जानती है कि कितना मजबूत बंदा है वो ना। हाँ। और मैं कोशिश के बावजूद अपनी वो ग्रिप नहीं छुड़ा सका उनसे। तो वो उसके बाद हमारे ताल्लुकात में ना थोड़ा फ़र्क आया। अच्छा, और उस वक्त मेरा भी प्रोसेस चल रहा था बाहर जाने का, तो मतलब इतना ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज से कोई 2-3 साल पहले मैंने शोएब को कॉल किया, मुझे नंबर कहीं से मिला शोएब का, तो मैंने कॉल किया। उसने कॉल पिक की और हमारी थोड़ी सी बात भी हुई। तो मैंने शोएब से पूछा कि आप क्यों नाराज़ हैं मुझसे ना, मतलब क्या बात है ऐसी हुई ना। तो शोएब ने कहा नहीं कैसा सब कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन नहीं पिक किया। उनका नंबर मेरे पास है लेकिन वो पिक नहीं होता। अच्छा, मैं आपको शोएब साहब के हवाले से ना जो इंटरव्यूज़ की बात की 2003 के। हाफिज़ साहब होल्ड करें प्लीज़, को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से क्रिकेट की सूरत हाल जारी है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आमने सामने हैं, तो वर्ल्ड कप आगे आ रहा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हमारी कंडीशंस को देखते हुए, हमारी मैनेजमेंट के फैसलों को देखते हुए और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने फिनिश किया था लास्ट वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, वहाँ से ही आपने अपना दोबारा आगाज किया है। और वही जो मिस्टेक्स हैं वो बार बार रिपीट की जा रही हैं। उसी तरीके से सिलेक्शन की जा रही है, ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ना कोई विजन है और ना कोई स्ट्रेटजी नजर आ रही है इनके फैसलों में। आपको T20 जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है जो यंगस्टर्स के लिए होता है, और उसके बाद स्पेशली जो अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है बिल्कुल सी ग्रेड टीम, आप जिसमें उनकी 8 या 10 जो टॉप प्लेयर्स हैं वो मिसिंग है, तो उसके खिलाफ भी आप जो अपने पास जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको आप वापस लेकर आ गए। फिर उसके बाद आउट ऑफ वे जाकर आप सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर ऐसे प्लेयर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो पिछले 2-3 साल से जिनका पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड कप में आपको शिकस्त हुई, एशिया कप में शिकस्त हुई, आप वाइट वॉश हुए ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से 4-1 आप सीरीज आ रहे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आप होम सीरीज में शिकस्त खा गए। तो चेंजिंग किधर है, विजन किधर है, स्ट्रेटजी किधर है, रिप्लेसमेंट प्लान किधर है आपका? तो ऐसी तो कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही, कोई विजन, कोई लॉन्ग टर्म। आप बजाय इसके कि आप नए लड़कों को चांस से कोई रिप्लेसमेंट उनकी लाएं जो पुराने हैं, कोई बंच आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो, आप फिर पुराने पोकलस्टर वापस ला रहे हैं और तीसरी टीमों के खिलाफ उनको चांस दे रहे हैं। तो वो भी आप उस टीम के खिलाफ फिर दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें 10 मेन स्ट्रीम प्लेयर भी शामिल नहीं है। तो फिर आपके वर्ल्ड कप में जब आपकी जो मेन स्ट्रीम टीमें आएंगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका या बाकी टीमें हैं, तो उनके खिलाफ तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि मुश्किल ही है कि पाकिस्तान का कोई चांस नजर आ रहा है। बिल्कुल सही। रऊफ साहब, अभी जैसे आपने गुफ्तगू की, शायद आपका भी इस हवाले से उनका अपना एक मशवरा था कि हमें स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रऊफ साहब से आप जवाब इसका लीजिएगा। रऊफ भाई, मैं आपका थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ, 30 सेकंड 1 मिनट का। जी जी। शादाब साहब ने क्या कहा है? स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने की ज़रूरत है हमें। किसको, ये कौन कह रहा है? शादाब कह रहे हैं ना। इनको अब पता चला है? बड़ी मतलब टीमों ये के आप खिलाफ प्रेस हमें- कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, आप पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, हाँ। भाई क्या बात है कि हमें बेहतर बनाने की जरूरत है? जवाब दें, आपने अभी तक बनाया क्यों नहीं है? स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ क्यों नहीं है आपका? मतलब आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ? ये कह देना आगे बहुत आसान है कि हमें कॉम्बिनेशन है, रोटेशन पे वो जाएगा, और ये किसको आप बेवकूफ़ बनाते हैं? ये पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये गलत बयानी है, क्रिकेटर्स की, टीम मैनेजमेंट की। ये जितने लोग कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं, सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ, इन सब के चेहरे, इनके बयानात, इनके अल्फाज, इनके फैसले याद रखेंगे। आपको बाद में इन्हीं से पूछिएगा, इसका जवाब दें। किसी टॉप क्रिकेटर को ये आके बताना चाहिए जी हमें अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाना पड़ेगा। भाईजान, आपने बताना है अब तक हुआ क्यों नहीं? कौम को ये जवाब चाहिए कि स्ट्राइक रेट बेहतर क्यों नहीं हुआ। अगर आप नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान टीम का थिंक टैंक रहे हैं, आप बताएं आपके बैटिंग ऑर्डर फिक्स क्यों नहीं है? आप कैसे इफ्तिखार से पहले बैटिंग के लिए आ जाते हैं? क्यों इफ्तिखार सबसे नीचे बैटिंग के लिए आता है? ठीक है, ये कौम को आपने ये बताना है। ये सवाल जो हैं ये आपको जवाब ये देने हैं। रऊफ साहब से ले लें जरा आप बात। जी रऊफ साहब।
जी मेरा बिल्कुल मेरी भी आउट ऑफ क्वेश्चन है ये। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका कोई इसको इस तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जवाब देना पड़ेगा। शादाब खान किस परफॉर्मेंस पे लास्ट वर्ल्ड कप खेला है, किस परफॉर्मेंस पे वो एशिया कप खेला, उससे पहले 2 साल की कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के अंदर आया, फिर उसके बाद अभी ये दोबारा जो उसकी सिलेक्शन हुई है कौन सी परफॉर्मेंस से हुई है। प्रॉब्लम ये है कि ये अपना नंबर शफल करते हैं, ये जो एक इजी पैसेज अपने लिए ढूंढते हैं जब भी पाकिस्तान सुपर लीग इस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो वहां पर जो हार्ड बॉल होता है उससे हिट आउट करना आसान होता है, तो ये अपना नंबर शफल करके 3 या 4 नंबर पर आते हैं, उसमें 50 या 60 रन करते हैं, 1-2 इनिंग खेलते हैं, और इस तरह जो उनके सपोर्टर होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो उनके लिए रास्ता हमवार करते हैं सिलेक्शन का। अदरवाइज अगर ये अपने नंबर पर खेलें जिसपे नंबर 6 या 7 है, जिस नंबर पे ये पाकिस्तान टीम में खेलेंगे, तो ये किसी सूरत भी ना वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, और पाकिस्तान टीम में इनकी परफॉर्मेंस तो हम सब जानते हैं कि क्या है, और इनको आउट ऑफ द वे जाकर सिलेक्ट किया जा रहा। तो सबसे पहले तो इनको दूसरों के स्ट्राइक रेट पे बात करने की बजाय खुद अपना स्ट्राइक रेट देखना चाहिए, और अपनी परफॉर्मेंस पिछले 3 साल की बतानी चाहिए कौम की कि ये किस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में इनकी सिलेक्शन होती है बार बार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपके कीमती वक्त का, आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, वो गल रह गई है। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोगों को बुरा लगता है, लोगों को लगता है कि शायद बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जब आपके सामने तबाही हो रही हो ना, तो आप शादियाने नहीं बचा सकते। ठीक है, फूल होता है ना, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके साथ आपको फूल नजर आए और कांटे आपको नजर ना आए। फूल तक जाने के लिए कांटों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो ये कांटे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के। जिस तरह रऊफ साहब ने उनकी सिलेक्शन की बात, ये पाकिस्तान में बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर मुंतखब होते हैं। इनका पहला काम 4 ओवर्स में कम रन देना और विकेटें लेना है। बैटिंग इनकी इजाफी खूबी है। राशिद खान ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है बैटिंग में शादाब खान से, कहीं ज्यादा, जमीन आसमान का फर्क है। राशिद खान कहीं भी अपनी बैटिंग की वजह से किसी टीम में मुंतखब नहीं होता, वो अपनी बॉलिंग की वजह से मुंतखब होता है। दुनिया भर में लीग खेलता है अपनी बॉलिंग की बुनियाद के ऊपर। वो कभी उसका बैटिंग ऑर्डर आपको इस तरह से फ्लोट नहीं करेगा, वो अपने फिक्स बैटिंग ऑर्डर पर रहेगा, वहीं पर आगे इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ये मुसीबत पाकिस्तान की है, क्योंकि ये लोगों को, मैं नहीं कहना चाहता कि ये जो शायकीन के जज्बात से खेलते हैं, जज्बात से ये नंबरों के साथ जो है ना छेड़छाड़, ये क्या फ्लोटिंग सिर्फ पाकिस्तान में होती है? क्यों सूर्य कुमार यादव ऊपर नहीं आता? क्यों टिम डेविड ऊपर नहीं आता? क्यों निकोलस पोरन ऊपर नहीं आता? नंबर आपकी पहचान होती है, क्यों क्लेसन का नंबर क्यों ऊपर नहीं जाता? ठीक है, पहचान होती है, आप अपने नंबर से ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को घुमाते हैं। आप और लोगों को घुमा सकते हैं, आप उन लोगों को नहीं घुमा सकते जिनको समझ आ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। और ये जो इंजरियां हो रही हैं ना, इंजरियां, इनके बारे में भी थोड़ा सा मुहतात रहें। बिल्कुल सही। आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू है, लेकिन उसमें एक सवाल मैं करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी करना चाह रही हूँ। क्या आपको कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जो वर्ल्ड कप के लिए हमें फायदा दे सकता है? देखिए मैडम, मैं पिछले 2 प्रोग्राम में आपको कह चुका था, मैं दरख्वास्त भी की थी जनाब वहाब रियाज से और बाबर आजम से कि काइंडली। 1 मिनट जरा, मैं ये वहाब रियाज पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर है। माजरा चाहता हूँ आमिर साहब। जी जी जी। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की टीम के सेलेक्टर, सॉरी चीफ सेलेक्टर नहीं, सेलेक्टर हैं। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ भी सिलेक्टर हैं, अब्दुल रज़ाक भी सिलेक्टर हैं। ठीक है, ये 3 लोग हैं। चौथे इसमें असद शफीक हैं जो क्रिकेटर, बिलाल साहब। ठीक है, बाकी तो वो लोग हैं ना नॉन क्रिकेटर। इन चारों का मुझे बताएं कहाँ पे हैं? तीनों का वो टीम के साथ है। 2 एक अमेरिका पहुंचे हुए हैं खेलने के लिए, उनका सामान अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा। ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बेसरो सामानी के आलम में है। नेशनल वनडे कप है, वो हो रहा है 2 शहरों में, रावलपिंडी और एबटाबाद में। कौन देखेगा उसको? नंबर 1 सिलेक्शन स्टैट्स, तो फिर आप स्टैट्स के लिए आपको लोगों को रखने की क्या जरूरत है? आप उठाएं वेबसाइट से, पीसीबी की आपको आ जाएंगे। नंबर 2, ये जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी है, ये जूनियर सिलेक्शन कमेटी का काम भी इन्हीं लोगों ने करना है जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी में है। तो वो तो वहाब भी अगर पाकिस्तान की टीम के साथ चले जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब अगर चेयरमैन रहेंगे, तो वो तो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे पाकिस्तान टीम के साथ। बिल्कुल ऐसे ही ख्याल तो यही है। यूसुफ साहब भी जा सकते हैं, बैटिंग कोच। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन का ये आलम है कि इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल नहीं हो सकती। ना आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है, और जिनका काम है सिलेक्शन करना सीनियर और जूनियर लेवल पर, वो सैरों पे हैं। वो ये कौन से सिलेक्टर हैं? इनका अभी तक इनको एक चॉइस दें, ऑप्शन दें कि 16 में आप अपने आप को मुंतखब कर सकते हैं। ये कर लेंगे। आमिर साहब वहीं से कंटिन्यू करना। अच्छा जी, मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी, अभी भी कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें
हम वर्ल्ड कप जब शुरू होने लगता है ना, एक माह पहले हमें ये सारे ख्यालात आते हैं, कम्बिनेशन बनाना है, हमने बॉलिंग को ठीक करना है, हमने स्पिन अटैक को करना है, अपने ओपनर्स को करना है, नंबरिंग जैसे चेंज हाफिज साहब बता रहे हैं, हम उसी में लगे रहते हैं। लेकिन दुनिया की क्रिकेट मीरब बहुत आगे चले गई है, उन्होंने प्लान बना लिया है, उनको वर्ल्ड कप कब था, इंडिया में देखने IPL हो रहा है ना, गर्मा गर्म है, अब देखना गर्मा गर्म IPL हो रहा है, ठीक है। अब जो उनके इंडियन प्लेयर है, जो फॉरनर प्लेयर है, वो तमाम फॉर्म में आ चुके होंगे, वो ईच अदर खेल खेल के जब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने कल 100 किया, सिर्फ 3 छक्के लगाए हैं, अंदाजा लगाए, और बाकी क्या किया उसने, शॉट ग्राउंड शॉट किया, और 250 160-70 का स्ट्राइक रेट है। तो ये लोग देखें उस प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, और दुनिया क्रिकेट के जितने IPL में प्लेयर खेल रहे हैं ये हमें मुश्किलात देंगे, मगर ये है कि हमें अभी भी, मैं कहता हूँ कल मैच जो होना ना, हमें ये प्लान वगैरह छोड़ के हमें उसके साथ आना चाहिए। और इफ्तिखार को चौथा, हाफिज साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रहा है, इफ्तिखार को ऊपर नीचे मत करे, इफ्तिखार का चौथा या 5वां नंबर फिक्स कर दे। मैं कहता ये आपका स्पेशल नंबर है। मीरब, ये आंखें नहीं दिमाग खोलने के लिए काफी हैं। आप न्यूजीलैंड की तीसरे चौथे दर्जे की टीम से आ रहे हैं और आप चाय पिला रहे हैं उसके बाद खिलाड़ियों को, ये आपकी संजीदगी का आलम है। ठीक है, कोई कह रहा है कि रिजवान ब्रेडमैन है, और भाईजान आप परफॉर्मेंस बताएं। वो चाय का होटल बना दिया उन्होंने, होटल को पाकिस्तान की टीम के साथ ये मजाक हो रहा है। ये संजीदगी का आलम यहां से लगाया जाता है, उनको फर्क नहीं पड़ता जी टीम हार रही है जीत रही है। आप चौथे दर्जे की टीम से हार जाएं, कोई आपको फिक्र ही ना हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। पाकिस्तान की टीम है भाई, ये कोई कीनिया नहीं है, ये कोई कीनिया नहीं है, ये कोई युगांडा नहीं है। हाफिज साहब कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मीरा बाप को भी और हाफिज इमरान और आमिर नदीब को भी अस्सलाम वालेकुम। और कैसर सगीर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ आज। कैसर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब आपसे जानना चाहूँगी, न्यूजीलैंड का अगला मैच है, काफ़ी एहतमाम किया गया है, यतीम बेसहारा बच्चे वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन अभी जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करने की उस पर ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि क्या जो अपना वक्त निकाल कर जिस तरह से वहाँ पर शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं, हम उस तरह की क्रिकेट उनको दिखा पाएंगे? मीरा, बेसहारा बच्चे एक ऐसी टीम को एक्शन में देखेंगे जिसके सहारे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं। खास देखिए, आजम खान अनफिट हुआ, अब उसके बाद रिजवान के बारे में कहा जा रहा है, तो ये बेचारे खुद बेसहारा होते जा रहे हैं। और वर्ल्ड कप से कबल इनको जो है वो यकीनन कोई स्ट्रेटेजी प्लान करनी है कि वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करना है। अब मेरे पास जो इतलात है कि रिजवान की, शायद हाफिज इमरान को ज्यादा पता हो, शमूलियत नहीं है, रिजवान की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है, और हो सकता है उनको इंग्लैंड और आयरलैंड के टूर के लिए भी आराम करना पड़े। तो ये जो इन्होंने ट्रेनिंग की है, जिस तरह से रास्ते पे चढ़े हैं और नीचे कूदे हैं और पहाड़ पे चढ़े हैं, उस ट्रेनिंग से कहीं इनके उसके असरात तो इन पर मुरतब नहीं हो रहे। आप देखें, नसीम शाह भी उस रिदम में नजर नहीं आए जो वो PSL में कर रहे थे। 3 ओवर में उनके 40 के करीब रन बने थे तीसरे T20 में। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अब टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है। अगर महमूद आर्जी तौर पर पाकिस्तान की टीम के हेड कोच हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है, जो टीम के साथ ही साथ है, वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ तो साथ ही साथ है ना, वो क्या कर रहे हैं? टीम तो उन्होंने सेलेक्ट की है। तो अब पाकिस्तान की टीम किस समझ जाती है। और मैं इमरान को सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे थे कि एक ऐसी टीम ने आपको हरा दिया है, आपके लिए बजाय इसके कि आप कोई लम्हे फिक्रिया हो और आप लड़कों से चाय बनवा के होटल के अंदर होटल बना रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब ये जब जाएंगे ना उधर वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वहाँ पे ये एक अपना अलग से जो है ना वो एक बना लेंगे कॉर्नर, पाकिस्तान टी कॉर्नर, के खिलाड़ियों को पहले मैच की टीमों से हारें, फिर उनको कहें हम आपको बड़ी अच्छी चाय पेश करते हैं। हाँ, बस चाय ही रह जाती है फिर मेरे ख्याल से करने के लिए ना इमरान, उनके रिलैक्स हो। अब रिलैक्स कैसे होंगे? अब कल का जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता हाकिम बदन अगर पाकिस्तान हार जाता है तो न्यूजीलैंड सीरीज तो नहीं हारेगा। बेशक पाकिस्तान आखिरी मैच जीते तो फिर यही आपके लिए बड़ा झटका है वर्ल्ड कप से कबल। और अगर आपके मेन प्लेयर्स अनफिट हो जाएंगे और आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करेंगे, आपने सही कहा, कल आपने देखी मार्कोस स्टॉइनस की क्या बैटिंग की है उसने, बिल्कुल मतलब वो इत्मीनान के साथ। और हमारे प्लेयर भी इत्मीनान के साथ खेलते हैं। जब नीचे वालों की बारी आती है तो प्रेशर नीचे वालों पर आ जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी कोच मोहम्मद यूसुफ, अगर से वो 5-6 T20 खेले लेकिन अपने जमाने के बेहतरीन बैट्समैन थे, वो स्ट्रेटेजी बनाए ना इनके साथ मिलकर, क्यों नहीं बनाते स्ट्रेटेजी। बेग साहब, इसी के साथ बासित अली साहब का मशवरा था बाबर और रिजवान को। उनका कहना है कि शुरू के इब्तदाई जो 6 ओवर्स हैं उसमें अगर आप दायरे
दायरे से ऊपर शॉट्स मारें तो आप ज़्यादा रन्स बना सकते हैं। उन्होंने इस किस्म के मशवरे दिए हैं। आपको लगता है कि बाबर और रिजवान जैसे बेहतरीन बासलाहियत खिलाड़ियों को इस वक्त किसी मशवरे की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, इस वक्त मशवरे की जरूरत नहीं। दोनों टॉप के प्लेयर हैं। आज तो जो T20 की आलमी रैंकिंग जारी हुई है, बाबर चौथे से पांचवें नंबर पर आ गए, रिजवान तीसरे नंबर पर हैं। लेकिन जो सूरत हाल है, आप ये समझते हैं कि आप पावर प्ले से ऊंचे ऊंचे शॉट खेले, अगर आउट हो गए तो फिर बुराई। और ये जिस स्टाइल के बैट्समैन है, मैं तो समझता हूँ कि रिजवान और बाबर को थोड़ा नीचे आना चाहिए। साइम अयूब के साथ ये उस्मान खान को क्यों नहीं इनिंग्स ओपन कराते? वो तो अपनी कश्तियां जला के अपना कैरियर दांव पे लगाकर आ गए। अब वो विकेट कीपिंग करेगा। अगर रिजवान अनफिट हो गए या हसीबुल्ला को ये खिलाते हैं, तो मेरे ख्याल में बासित ने जो बात की है, तो हर एक को पता है ना कि अगर पावर प्ले है, सर्किल के बाद कम फील्डर है, तो आप उठा के स्ट्रोक खेलें। लेकिन जो स्टाइल ऑफ प्ले है रिजवान का और बाबर का, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह से उठा के खेल सकेंगे। बिल्कुल सही। बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी। सर, आपसे आपकी तरफ वापस आना चाहूँगी। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बीच में क्रिकेट आ जाती है तो वो एकदम से दचका लग जाता है। जो क्रिकेटर्स आप छोड़ के गए थे, अब वापस आए हैं इतने अरसे बाद और देख रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो टॉपिक जिस पे बात हो रही है ना, मैं उसी में थोड़ा सा ऐड करता हूँ। मेरा ख्याल वही सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि मैंने कुछ वक्त यहाँ गुजारा पाकिस्तान में, कुछ वक्त तकरीबन 20 साल मुझे टोरंटो में भी हो चुके हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि हमने जिस किस्म की ट्रेनिंग देखी है, प्लेयर्स की जो ट्रेनिंग हुई है इस सीरीज़ से पहले, और अभी हम बात करें कि शायद 4-5-6 प्लेयर अनफिट हो चुके हैं, उसकी क्या ज़रूरत थी? इतनी एक्सट्रीम ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत थी? मुझे नहीं समझ आ रहा किसने ये प्लान किया है। और मतलब हमने सब कुछ उनके हैंड ओवर कर दिया कि ठीक है, आप ले जाएं और जो मर्जी करें इन प्लेयर्स के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक सिस्टम है कि आप एग्ज़ाम होता है तो बच्चे जो है ना वो सारी रात लट्टा लगाते हैं, और जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना, तो वो आधे सोए आधे जाग रहे होते हैं। इसलिए उनका जो फाइनल पेपर है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता। जबकि जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी इस वक्त, वहाँ क्या सिस्टम है, उन्होंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया कि जी ठीक है, आप मतलब क्वार्टरली या हर माह एग्ज़ाम होंगे, बच्चे फिर उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरे साल का लोड आप पर आखिरी रात में जाकर पड़ता है। और आप तो उसमें वहाँ बच्चों के साथ ये नहीं होता कि जब वो एग्ज़ाम देने जाएं तो वो इतना उनका जहन थक चुका हो, कि और ना उनके जहन में वो चीज़ें रहती हैं, ना वो फ्रेश होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ परसेंटेज देखें तो बच्चों की परसेंटेज 90%, 80% है। हमारे यहाँ 33% पासिंग मार्क्स हैं, और वो भी लेना उनके लिए मुश्किल है। सेम फार्मूला आप क्रिकेट पे अप्लाई कर लें कि आप उनको भगा कर मैराथन में हिस्सा लेना, उन्होंने क्या करना है? क्यों कर रहे हैं उनके साथ ऐसा? उन्हें फ्रेश रहने दें। वैसे भी कैसे सर, जैसा आपने पहले फरमाया, मेरा मैं माजरा चाहता हूँ, एक मैराथन आप भी दौड़े थे मेरा ख्याल है उधर टोरंटो में, वो तो ज़रा बताएं। हाँ जी, चले। काफ़ी किलोमीटर थे मेरा ख्याल है। बिल्कुल, वो भी चूँकि मुझे याद है जब मैंने वो काम किया तो उसके बाद हमारे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, नवाए वक्त के स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, शेख एजाज, आजकल वो भी टोरंटो में। तो उन्होंने कहा था कि कैसे आप स्पोर्ट्स से दूर नहीं रह सकते। मतलब मैंने वो जो काम, क्रिकेट तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्पोर्ट्स से दूर नहीं रह सकते, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। तो उसमें ये था कि अपनी फिटनेस के लिए मैं वॉक करता हूँ बहुत। मतलब मेरा एक हर साल एक गोल होता है कि मैंने एवरेज 10,000 स्टेप्स करने हैं, अगले साल 11,000 करने हैं, 12,000 करने हैं। तो मुझे ये होता है कि मतलब आप जितना फिट रहेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जॉब में भी, किसी भी काम में ना। और शुरू से चूँकि मैंने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट पे लिखा भी है, इंटरव्यूज़ किए हैं स्पोर्ट्समैन के, तो एक वो रहा मेरा ना कि अपने आप को फिट रखना है। तो उसमें जब मैं वॉक करता था, और उसमें दिलचस्प बात ये है कि मेरा जॉब में ना ट्रांसफ़र हुआ, मुझे उन्होंने हेड ऑफिस भेजा, और वहाँ हमारा बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, यानी कि आप समझ लें कि 1 किलोमीटर के रक पे वो फैला हुआ पार्किंग लॉट था। और जब मैं वहाँ गया हूँ, तो पहला दिन था या दूसरा दिन था मैं वहाँ गया था, तो उसमें मैंने गाड़ी अपनी सबसे दूर जाके पार्क की, और फिर मैं चलता हुआ मैं ऑफिस में गया ना, तो मुझे मेरे कुलीग देख रहे थे, क्योंकि पूरे विंडो से नज़र आता पूरा सीन ना, जबरदस्त पार्किंग। तो उन्होंने कहा कैसे साहब क्या बात है, वहाँ क्यों पार्क किया? उन्होंने गाड़ी ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि आप बिल्कुल करीब जाके पार्किंग करें। बिल्कुल ऐसे ही हर कोई अपनी वो आसानी देखता है। देखिए ना, मसला हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एक कंफ्यूज कौम है, कि हम जाके जिम में जाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, और लेकिन आपके सामने स्टेयर्स हो और एस्केलेटर हो, तो आपने एस्केलेटर पे जाना है। तो ये क्या मतलब, आपने वार्म अप करें, स्टेयर्स पे जाएं, वो नहीं करेंगे लोग, एस्केलेटर पे लेंगे, और जाना उन्होंने एंड पे जिम पर है, जिम में। तो उसमें यह था कि मैंने फिर उनको बताया कि मैंने कहा ये फिटनेस के लिए, क्योंकि जब मैं
अपनी जॉब पर हूँ तो सारा दिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेट्स से मैं विजिट्स कर रहा हूँ डिफरेंट जगह की, तो मुझे वॉक करने का मौका नहीं मिलता। तो ये एक मौका है कि मैं गाड़ी दूर जितना दूर पार्क कर सकता हूँ, तो मुझे चल के आना भी पड़ेगा और वापस गाड़ी तक भी जाना पड़ेगा, तो एटलीस्ट मेरे कुछ वो कवर होगा। तो उसमें जब मैं ये करता था तो मुझे किसी ने कहा कि यार आप इसको कोई बड़े लेवल पे क्यों नहीं करते। ये पिछले साल की बात है और मेरा ख्याल है कोई आप ये समझे कि 5-7 अगस्त शायद वो था। तो उसमें उन्होंने कहा कि यार आप करें, तो मैंने फिर अपने एक दोस्त से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि आप चैरिटी के लिए वॉक करें, कि आप एक काम कर रहे हैं और इसको क्यों नहीं लिंक करते किसी के साथ ना, क्योंकि कनाडा में चैरिटी को बहुत अच्छा समझा जाता है। बिल्कुल ऐसे और मुझे उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ऑफिस में मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई वो करने के बाद ना। तो मैंने कहा कैसे फिर करें, मतलब इसका कोई कैसे कनेक्ट हो किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उन्होंने मुझे फिर चंद लिंक्स दिए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने उनको ईमेल्स की। तो वहाँ ये होता है कि आप किसी का भी नाम लोगो बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना वो आपको कोर्ट में ले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने फिर उनको ईमेल की कि मैं इस तरह वॉक करना चाहता हूँ। अब मैं उनके लिए एक अननोन पर्सन था, मतलब वो मुझे नहीं जानते थे और उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं कर भी पाऊँगा ना। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा पेपर वर्क है, ये है वो है। तो मैंने देखा कि वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि मैं उन्हीं के लिए फंड रेजिंग करना चाह रहा था। लेकिन फाइनली बहरहाल मैंने उनको बताया, कुछ चीज़ें अपनी शेयर की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी शेयर की। तो उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मुझे उनका लोगो मिल गया। मैंने कट टू शॉर्ट यही कि मतलब आप देखें कि एक जो स्पोर्ट्समैनशिप इंसान के अंदर होती है या वो स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहता है, तो वो चीज़ आपकी कंटिन्यू रहती है। जैसे अभी शोएब अख्तर की मिसाल दे रहे थे कि वो जिम किए बगैर रह नहीं सकते थे। आपका भी खासा वक्त गुजरा है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा आज जिन लोगों ने शोएब के साथ जिम किया हुआ है ना, ये आज की टीम के 2-2 खिलाड़ियों को ना उसके ऊपर बैठा, 2 खिलाड़ी मिलके उतना वजन नहीं उठा सकते जितना अकेले शोएब अख्तर उठाते थे। जिन लोगों ने उनको ट्रेनिंग करते हुए देखा ना, उनसे पूछे वो कितनी ट्रेनिंग करते थे। हाफिज साहब आप देखें कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हमारी वो एक मरतबा मेरा ख्याल है कि वो जिम कर रहे थे तो सारी प्लेटें लगा दी, जितनी प्लेटें थी उस लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा ऊँटे बंदा बैठा दो। बस आप देखें कि अब ये चैंपियंस ट्रॉफी है, तो अब भारत की जानिब से बार बार ऐसे पैगामात आ रहे हैं। और छोड़े ये उनको, उन्होंने करते ही रहना है। वो जब तक वो हाइब्रिड मॉडल है ना, हाइब्रिड मॉडल की उन्होंने छेड़ी है बात, करते रहने दें, आते आए नहीं आते ना आए। मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास उसकी मेज़बानी है, नहीं होएगी तो जाने पे कहीं और हो जाएगी। हमारी कौन सी पहले यहाँ के क्रिकेट जो हमारे बहुत जो है ना स्टेबिलिटी है, दुनिया के क्रिकेट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आपकी जूनियर टीम कहीं जाती नहीं है, हर 3 महीने बाद 6 महीने बदल जाता है, ठीक है। वहाँ पर वो ये जो ICC की मीटिंग्स में लोग आते होंगे ना मीटिंग की तैयारी करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गुफ्तगू करने के लिए अलग तैयारी करते होंगे, क्योंकि हर मरतबा नए बंदे ने मिलना होता है उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है, नए चेहरे। और वो आमिर साहब आपसे लास्ट में जानना चाहूँगी, IPL की बात करी थी अभी, बिल्कुल जैसे भारत की बात करी, तो IPL की तरफ जाना चाहूँगी कि अभी आप देखें कि IPL के अगर गुज़िश्ता मैचेस को देखा जाए और कंपैरिजन 2024 के साथ किया जाए तो बड़ी तेज़ी से रन्स बन रहे हैं छोटी छोटी बाउंड्रीज़ पर। जैसे कि एक रिकॉर्ड टूटा, मतलब 224 रन 240 रन्स बने और फिर उससे आगे यही कंटिन्यू रहा। तो क्या ऐसी तब्दीली आई है कि रन्स बनते जा रहे हैं? 9.42 देखिए, ये सारी गेम जो होती है ना, ये हमारे इस कंप्यूटर की होती है। दिमाग आपने कहा छोटी बाउंड्री, मैं छोटी बाउंड्री को नहीं मानता। आप देखें जो भी हिट लग रही है वो जा रही है क्राउड के अंदर। बाउंड्री कहाँ गई? छोटी बाउंड्री तो ना रही भाई, हर कैच पकड़ रहा है, डॉलर मिल रहे हैं कैच पकड़ने के, ये आप छोड़ देंगे। ये सब माइंड, आपको पता कि आपके अंदर पावर हिटिंग क्या है। पावर हिटिंग आएगी, मेरा यहाँ से ये जब स्टोइनिस यूं करता है ना, उसके बाजू देखा करें। हाँ जी, उसके शोल्डर्स देखें, हमारे प्लेयर्स उनकी जो है ना टांगे देखें। बिल्कुल देखिए, हम पीछे हैं। मैं देखो, मैंने भी क्रिकेट खेली है और मैंने उन लोगों में खेली है कि अब लोग उनके साथ ऐसे बैठ भी नहीं सकते थे। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। और हमें जिम की बात की, देखे मैं एक ऐसा अदना सा क्रिकेटर हूँ कि मैंने जिम नहीं किया। मेरे उस्ताद अजहर जैदी साहब, अल्लाह उनको जिंदगी से अभी भी है, वो मुझे 2 बजे गेंद देते थे नेट के ऊपर। कितने बजे? 2 बजे दोपहर के। शाम को 6 बजे मुझसे बॉल लेते थे। कंटिन्यूसली मैं 4 घंटे बॉलिंग करता था एक ही स्पीड से। और मेरे जितने मसल थे ये बॉलिंग के, वो सारे डेवलप होते थे, उसमें ताकत आती थी। आमिर नजीर साहब, उस वक्त आप फिट थे। मैं वो भी देखे 4 घंटे बॉलिंग करना भी आर्ट है। अब ये नहीं है कि मैंने थी तो 4 घंटे की है ना। बिल्कुल, इधर तो 4 ओवर नहीं होते, तो 4 ओवर के बाद रोटेशन पॉलिसी आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि जिम नहीं जाना चाहिए, जिम बिल्कुल जाना चाहिए। कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो हमारे टांगों में या शोल्डर में या बैग में ताकत लेके आती है, जाना चाहिए। मगर
मैं जब तक आप 3-3 घंटे लंबी बॉलिंग में, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक फोर्टे को इज्जत नहीं देंगे तो हमारा हाल यही रहेगा। हमें इज्जत देनी पड़ेगी। जितने ग्रेट क्रिकेटर पहले खेले हैं, जो मैं भी खेला हूं, हमने अपने बैंक से, हमने अपने डिपार्टमेंट, अपने रीजन से क्रिकेट फोर्टे खेली है। उस वक्त फोर्टे ही क्रिकेट अरूज पे होती थी। हाफिज साहब कवरिंग करते थे, कैसे भाई कवरिंग करते थे, इनसे पूछ लें। बिल्कुल सही, वो है असल क्रिकेट हमारी मीरब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद मीरब, ये जो छोटी बाउंड्रीज का जैसे आमिर साहब ने बताया ना, आईपीएल का आप जिक्र कर रही हैं, देखें ये देखें छोटी बाउंड्री है, एक पहलू है, उससे फायदा उठाना दूसरा पहलू है। ठीक है, ये छोटी बाउंड्री सबको मिलती हैं। बुनियादी तौर पर क्रिकेट में शॉट्स नए डेवलप हुए हैं। लोगों ने अपनी शॉट्स की रेंज को बढ़ाया है। फिजिकल फिटनेस का मायार 2020 की निस्बत आज वो नहीं है, बहुत बेहतर है। 2010 की निस्बत 2024 में लोगों की फिजिकल फिटनेस बहुत बेहतर है। हम उस मामले में बहुत पीछे हैं। हम आज भी अपनी शर्ट्स यूं करके ना अपनी तोंद जो है ना पेट छुपाते हैं खिलाड़ी, ये ग्राउंड में नजर आते हैं। ये जो अभी आपने बात की थी ना फिजिकल फिटनेस की, ये जैसे कैसर साहब ने कहा काकुल कैंप का, इनको पूछा जाना चाहिए कि आपको वहां जाने की जरूरत क्यों पेश आई। आपके पास तो गैर मुल्की ट्रेनर्स हैं, उनको आना चाहिए था आपसे पूछने के लिए कि सर हमें भी कुछ बताएं, कुछ नई जो टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ नई चीजें जो हैं। छोटी बात देखें, हमने टाइम खत्म हो गया। शॉट नहीं, एक सेकंड के लिए, जब शॉट छक्के लग रहे हैं, शायद फरीदी लाला जब आया था, उसने कौन सी ऐसी ट्रेनिंग की हुई थी, उसने कौन सी ऐसी थी, उसके पास स्किल थी, उसके साथ कितनी पावर थी, वो छक्के मारता था, वो ग्राउंड से बाहर फेंक रहा था। ऐसे ही है, उस वक्त T20 नहीं था, स्किल थी, सईद अनवर के पास भी स्किल थी। मगर देखिए हमें वो भी चीज देखिए, लाला ने क्या छक्के मारे हुए, और आजकल जो छक्के लग रहे हैं, लाला दो भाईजान इमरान नजीर नहीं मारता था। और बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं हमारे साथ। उस वक्त क्रिकेट और आज के क्रिकेट में लाला ने मार चुका हुआ छक्के, अब जो लगने शुरू हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे पास वक्त कम होता है। गुफ्तगू बहुत ही आज की अच्छी थी, जिस तरह कैसर साहब ने अपना वक्त दिया, बहुत ही खूबसूरत वाक़यात हमारे साथ शेयर किए। आमिर नज़ीर साहब ने अपनी जो है वो एक कहते हैं ना दुखती रग पर हाथ रख देना कि जब आप क्रिकेट का कंपैरिजन करते हैं उस वक्त और आज का वक्त। इसी तरह हाफिज़ साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट कल मैच है वो अच्छा हो, पाकिस्तान विन करे, इस तरह से करे कि पता चले कि पाकिस्तान एक विनिंग टीम है, ना कि ये कि बस कहते हैं ना कि बस मुश्किल से जीते हैं, ये सूरत हाल ना हो, बेहतरीन किस्म की सूरत हाल हो। और उम्मीद करते हैं कल का मैच अच्छा हो। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।